नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम अपनी पढ़ाई के इस नए सफर में बिल्कुल एक लायन की तरह, एक शेर की तरह रोर करने वाले हैं क्योंकि आज का टॉपिक उतना ही मैजेस्टिक और पावरफुल है। आज हम डिस्कस करेंगे 16th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट को जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर। अगर आपको इस टॉपिक या इन ऑथर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले माहौल को समझते हैं जो कि उस वक्त था जिसने इस लिटरेचर को शेप किया और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को कंटेक्स्ट के साथ। अब जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उस टाइम के हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही सोसाइटी लिटरेचर को शेप करती है। एडमंड स्पेंसर 16th सेंचुरी के लेटर हाफ को बिलोंग करते थे। ये वो पीरियड था जब इंग्लैंड पर रानी एलिजाबेथ वन का रूल था। उस वक्त इंग्लैंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में इमर्ज हो रहा था। इस यूनिटी और स्ट्रेंथ को बनाने की शुरुआत एक्चुअली 16th सेंचुरी के शुरू में हेनरी द एट्थ ने की थी, जिन्होंने एक यूनाइटिंग और इंटीग्रेटिंग रोल प्ले किया था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो देखेंगे कि हेनरी द सेवेंथ और हेनरी द एट्थ ने मिलकर एक स्टेबल, प्रोग्रेसिव और रिसोर्स रिच इंग्लैंड का फाउंडेशन रखा था। इस फाउंडेशन की वजह से जब एलिजाबेथ का रूल शुरू हुआ तो पूरे देश में प्रॉस्पेरिटी आने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही इंग्लैंड एक स्टीडीड इकोनॉमिक पाथ पर आगे बढ़ने लगा, वैसे ही कंट्री को अपने नेशनल स्ट्रक्चर के अंदर एक बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। ये प्रॉब्लम मेनली आइडियोलॉजिकल और कल्चरल इश्यूज की वजह से थी, जहां कुछ लोग क्वीन एलिजाबेथ को रानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इंग्लैंड में क्वीन के डिट्रैक्टर्स का एक लॉबी बन गया था जो उनके लिए एक्टिवली ट्रबल्स क्रिएट कर रहा था। इस सारे क्राइसिस की जड़ एक्चुअली हेनरी द एट्थ की पुरानी पॉलिसीज में थी, जिन्होंने इंग्लिश सोसाइटी को रिलीजियस लाइन पर बुरी तरीके से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे पोएट की और हम देखते हैं कि पोएट्री किस तरह एक पॉलिटिकल टूल बन सकती है। इस क्राइसिस के टाइम पर एडमंड स्पेंसर का एक बहुत ही बड़ा और डिफिकल्ट रोल था। इंग्लैंड को एक ऐसी इंटीग्रेटेड नेशन के रूप में प्रेजेंट करना जिसके टॉप पर एलिजाबेथ की लीडरशिप हो। अपनी पोएट्री के जरिए एडमंड स्पेंसर ने रानी को एक सॉलिडिफाइंग फैक्टर की तरह विजुअलाइज किया जो बिखरे हुए इंग्लैंड को जोड़ सके। इस विजन को सच करने के लिए एडमंड स्पेंसर ने एक बहुत बड़ी एपिक पोयम लिखी जिसका नाम था द फेरी क्वीन। इस पोयम में एलिजाबेथ को बिल्कुल आइडियलाइज किया गया है और उनका मिथिफिकेशन किया गया है। इसका मतलब ये है कि उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक ब्यूटी पर एक्सेलेंस और बहुत सारे टैलेंट्स वाली एक सुपर फिगर दिखाया गया है। उन्हें एक ऐसी फेरी बनाकर प्रोजेक्ट किया गया है जिसके पास पूरे देश को एन्चेंट करने की, यानी अपने जादू से अट्रैक्ट करने की पावर थी। अपने इस एक्सीलेंट वर्क से, जिसमें देश को एकजुट करने की कोशिश थी, एडमंड स्पेंसर को इंग्लैंड का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट पोएट और अपने टाइम का पहला ऐसा पोएट माना जाता है। तो दोस्तों, अब हमने स्पेंसर के टाइम का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो समझ लिया, लेकिन एक राइटर सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि आसपास चल रहे इंटेलेक्चुअल आइडियाज से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो चलिए अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यूरोपियन थॉट। इसमें हम तीन मेजर हिस्टोरिकल शिफ्ट्स को समझेंगे: ट्रांजिशन फ्रॉम मिडल एजेस, रेनेसा और रिफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं मिडल एजेस से ट्रांजिशन की। ये एक ऐसा वक्त था जहां यूरोप डार्क एजेस यानी मिडीवियल पीरियड से निकलकर रेनेसा और रिफॉर्मेशन के नए थॉट प्रोवोकिंग एरा में एंटर कर रहा था। अगर हम मिडीवियल पीरियड की बात करें तो उस वक्त के स्कॉलर्स का फोकस सिर्फ क्रिश्चियनिटी था। उन्होंने उन सभी ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट को डिस्कार्ड कर दिया था जो क्रिश्चियनिटी के फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते थे। उस वक्त राइटर्स का पूरा ध्यान मॉरालिटी और क्राइस्ट के लाइफ से जुड़े मिराकल्स को एक्सप्लेन करने पर था। क्रिश्चियनिटी का मानना था कि इंसान फॉलन है, यानी वो पापी है और भगवान की गाइडेंस के बिना बिल्कुल हेल्पलेस है। इसके बिल्कुल अपोजिट पुरानी ग्रीक और लैटिन फिलॉसफीज जो पैगनिज्म पर बेस्ड थी, इंसान की सेल्फ सफिशिएंसी और उसके अंदर के पोटेंशियल पर फोकस करती थी। जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो का मानना था कि इंसान अपनी मेहनत से भगवान के साथ यूनियन अटेन कर सकता है। लेकिन मिडल एजेस की सोच अलग थी। वहां गॉड को सेवियर माना जाता था और इंसान को पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट माना जाता था। इस वजह से एक्सप्लोरेटरी अप्रोच वाली बहुत सी ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट नेग्लेक्ट कर दिए गए और धीरे धीरे वो खो भी गई। क्रिटिक मॉरिस एवंस बहुत सही पॉइंट आउट करते हैं कि मिडिवियल चर्च के हिसाब से एडम के फॉल ने इंसान को इतना कमजोर कर दिया था कि उनकी भलाई सिर्फ सेलिब्रेसी यानी ब्रह्मचार्य, सेल्फ डिनायल और प्रेयर में थी।
उस दौर के इंसान के लिए गरीबी को सिविक यूज़फुलनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था और एक्टिव लाइफ से ज़्यादा कंटेम्पलेटिव यानी कि सोच-विचार वाली लाइफ को आइडियल माना जाता था। लेकिन 14th सेंचुरी से शुरू होकर 16th सेंचुरी में फ्लरिश करने वाला रेनेसाँ इस सोच को पूरी तरीके से बदल देता है। तो ये रेनेसाँ आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत 13th सेंचुरी में इटली से हुई, एक मूवमेंट के रूप में जिसे ह्यूमनिज़्म कहा गया है। इटली बाकी यूरोप के कंपैरिजन में नए आइडियाज और कल्चर के लिए ज्यादा ओपन था और वहाँ फेड्यूलिज्म कम था। इसका एक बड़ा रीजन था इटली का ईस्ट के साथ ट्रेड रिलेशन, जिसकी वजह से उन्हें नए कल्चर्स का एक्सपोजर मिल रहा था। 1300 के आसपास इटालियन स्कॉलर्स ने मोनेस्टिक लाइब्रेरीज में हजारों साल से छुपी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढूंढना शुरू किया। इसमें पेट्रियार्क का नाम बहुत बड़ा है, जो 1350 तक ह्यूमनिज्म के फॉर रनर बन चुके थे और उन्होंने बहुत मेहनत से इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट और एडिट करके इटली में वाइडली अवेलेबल कराया। 15th सेंचुरी में इटली में प्रिंटिंग प्रेस आने से तो किताबों की बाढ़ ही आ गई। ये नए ह्यूमनिस्ट आइडियाज जल्दी पूरे यूरोप में फैल गए। इंग्लैंड में ये मूवमेंट 16th सेंचुरी में एंटर हुआ और वहां की एजुकेशन और थॉट प्रोसेस को पूरी तरीके से इस मूवमेंट ने बदल दिया। रेनेसा का सिंपल मतलब होता है रीबर्थ ऑफ लर्निंग, जिसने लिटरेचर और आर्ट्स को एक नई जिंदगी दी। इस मूवमेंट ने रेशनल थॉट्स और खुद को बेहतर बनाने, कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ पर बहुत ज्यादा जोर दिया। खोए हुए क्लासिकल लैटिन और ग्रीक टेक्स्ट की डिस्कवरी ने लोगों की सोच को एक नया डायमेंशन दिया। इस नए सिस्टम में एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि ह्यूमनिस्ट का मानना था कि पढ़ाई के जरिए इंसान अपना बेस्ट सेल्फ अचीव कर सकता है। उन्होंने बुक्स की पावर पर विश्वास किया। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट जो इस वक्त पॉपुलर हुआ वो था आइडियल सेल्फ का। कैस्टिग्लियोनी की 1528 में आई बुक ऑफ द कोर्टियर, जो कि इंग्लिश में 1561 में ट्रांसलेट हुई थी, इसने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये बुक मेन के लिए एक मैनुअल थी जो बताती थी कि एक आइडियल मैन को आर्ट्स, म्यूजिक, पॉलिटिक्स और वॉरफेयर सब आना चाहिए। उसे अच्छी स्पीच यानी ऑरेटरी आनी चाहिए, एक सोल्जर होना चाहिए और अपने फ्री टाइम में पोएट, पेंटर और म्यूजिशियन भी होना चाहिए। ये था एक नया रेनेसा मैन। रेनेसा के साथ-साथ एक और बहुत बड़ा तूफान यूरोप में आया, जिसका नाम था रिफॉर्मेशन। इसने सीधा रोमन कैथोलिक चर्च के फाउंडेशन पर अटैक किया। मार्टिन लूथर की लीडरशिप में इस मूवमेंट का मानना था कि इंसान का भगवान के साथ कनेक्शन उसका अपना इनर एक्सपीरियंस है। यही अर्ली प्रोटेस्टेंटिज्म के आइडियाज थे, जहां फेथ डायरेक्टली बाइबल पर बेस्ड थी और हर इंसान उसे अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता था। उनका कहना था कि भगवान और इंसान के बीच किसी चर्च या प्रीस्ट या फिर पोप की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड में किंग हेनरी द एट ने 1530s में रोमन कैथोलिक चर्च से अपने टाइज तोड़ दिए और चर्च ऑफ इंग्लैंड या फिर एंग्लिकन चर्च को सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी घोषित कर दिया, जिसके हेड वो खुद थे। इस रिफॉर्मेशन ने राइटर्स को एक नई एनर्जी दी। अब लोग इंडिपेंडेंट थे, अपने बारे में सोचने के लिए आजाद थे। थॉमस मोर की लिखी हुई बुक यूटोपिया इस बदलते हुए एक्सप्लोरेटरी और स्पेक्टिकल माइंडसेट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ तक हमने स्पेंसर के टाइम और पूरे यूरोपियन थॉट को अच्छे से कवर कर लिया। तो अब वक्त है अपने मेन हीरो यानी कि एडमंड स्पेंसर की दुनिया में एंटर करने का। हम देखेंगे कि उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड कैसा था, उनकी लाइफ और वर्क्स ने इंग्लिश लिटरेचर को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर के टाइम पर जो इंग्लिश पोएट्री लिखी जा रही थी, उसमें दो बड़ी चीजों का मिक्स था। एक तरफ उनकी अपनी नेटिव इंग्लिश ट्रेडिशंस थी और दूसरी तरफ रेनेसा मूवमेंट से आए हुए नए ह्यूमन सेंटर्ड एग्जिस्टेंस की नई वैल्यूज। स्पेंसर की पोएट्री के साथ इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ा पैराडिग्म शिफ्ट आया, क्योंकि उन्होंने पोएट्री में नेशनलिज्म का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पोएट्री अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रही, बल्कि इसने सोशो पॉलिटिकल डायमेंशंस एक्वायर कर लिए, ताकि देश और उसके लोगों को सोशल कंडक्ट के रास्ते पर गाइड किया जा सके। अगर हम उस दौर की पोएटिक प्रैक्टिस की बात करें, तो सबसे बड़ा ट्रेंड था इमिटेशन। लेकिन ध्यान रखिए, इमिटेशन का मतलब यहाँ कॉपी करना नहीं था। राइटर्स क्लासिकल टेक्स्ट से सब्जेक्ट और स्टाइल बोरो करते थे और फिर उसमें अपने आने वाले एज की स्पिरिट यानी अपने वक्त का माहौल डाल देते थे। रेनेसा पोएट्स अपनी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखते थे। उनका मेन एम एक फॉर्मल इमिटेशन क्रिएट करना था जो एक्सपीरियंस की डीप मीनिंग को एक्सप्रेस कर सके। जैसे जब स्पेंसर अपनी एपिक पोयम द फेरी क्वीन लिख रहे थे, तो उन्होंने होमर, वर्जिल और तासो जैसे क्लासिकल पोएट्स को फॉलो किया
और किंग अर्थर के हिस्ट्री को अपना सब्जेक्ट बनाया। उस वक्त इंग्लैंड और पूरे यूरोप में मेनली 3 स्टाइल की पोएट्रीज लिखी जा रही थी। पहली थी हाई ऑरेटरी या फिर हीरोइक पोएट्री, जो सीरियस सब्जेक्ट्स पर लॉफ्टी लैंग्वेज में लिखी जाती थी। स्पेंसर की द फेरी क्वीन इसी कैटेगरी में आती है। दूसरी थी प्लेफुल और लाइट हार्टेड लव पोएट्री, जैसे स्पेंसर की एमोरिटी। और तीसरी थी लो पोएट्री या फिर पेस्टोरल पोएट्री, जो गांव के शेपर्ड्स और रस्टिक लाइफ पर बेस्ड थी, और इसमें डेलिबरेटली इर्रेगुलर मीटर यूज किया जाता था। स्पेंसर से पहले के ट्यूडर पोएट्स की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मिडीवियल पीरियड की पोएट्री चर्च पर डिपेंड करती थी, लेकिन ट्यूडर पोएट्री ने चर्च से निकलकर सीधा किंग के कोर्ट का रास्ता लिया। जॉन स्केल्टन जैसे अर्ली पोएट्स ने किंग की विक्ट्रीज को सेलिब्रेट किया, लेकिन साथ ही कोर्ट के करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ सटायर्स भी लिखे। उसके बाद 1530s का एक बड़ा डिफिकल्ट फेज आया, जहां कोर्ट में कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी और राइटर्स ओपनली कुछ नहीं बोल सकते थे। ऐसे डर के माहौल में थॉमस वॉट और सेरे जैसे पोएट्स ने अपना ध्यान प्राइवेट लव पोएट्री और टेक्निक पर लगाया। सर थॉमस वॉट ने इंग्लिश लिटरेचर में पेट्रियार्कन सोनेट इंट्रोड्यूस किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इन सब के बाद एंट्री होती है फिलिप सिडनी और हमारे एडमंड स्पेंसर की, जिन्होंने पोएट्री को वापस पब्लिक लाइफ और सोसाइटी को शेप करने के रास्ते पर ला दिया। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा स्पेंसर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1554 के आसपास लंदन में एक ऐसी फैमिली में हुआ जो नोबल स्पेंसर फैमिली से रिलेटेड थी, पर फाइनेंशियली काफी ज्यादा गरीब थी। उन्होंने पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की थी, जहां उन्हें एक सिजर के रूप में एडमिशन मिला था, जैसे एक गरीब स्कॉलर जिसे कॉलेज में छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। उस वक्त के ट्यूडर इंग्लैंड में एक अच्छी बात यह थी कि लोग अपनी एजुकेशन के दम पर सोशल लैडर क्लाइम कर सकते थे। स्पेंसर को भी एक जेंटलमैन बनने और कोर्ट में रेस्पेक्टेबल पोजीशन पाने की एम्बिशन थी। 1580 में वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में आयरलैंड गए और अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उन्होंने वहीं बिताया। वहां उन्हें 1588 में किल्कलमैन नाम का एक एस्टेट भी मिला। लेकिन कोर्ट लाइफ इतनी आसान नहीं होती। उन्होंने द फेरी क्वीन लिखकर क्वीन को इम्प्रेस किया और एक पेंशन भी पाई, पर क्वीन के चीफ मिनिस्टर लॉर्ड बर्गली से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए उन्हें ज्यादा फेवर्स भी नहीं मिले। पर्सनल लाइफ में उन्होंने एलिजाबेथ बॉयल से दूसरी शादी की थी, जिसके लिए उन्होंने अपने फेमस वर्क्स एमोरेटी और एपिथेलैमियन लिखे। 1598 में इरिश रेबल्स ने उनके कैसल पर अटैक कर दिया, जिसके बाद वो वापस इंग्लैंड आ गए और 1599 में उनकी डेथ हो गई। उनकी लेगेसी इतनी महान थी कि उन्हें चौसर की ग्रेव के पास वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। तो दोस्तों, कंक्लूड करते करते एक क्विक नजर डालते हैं उनके मास्टर वर्क्स पर। उनका बड़ा ब्रेक थ्रू था द शेपर्डेस कैलेंडर, जो 1579 में पब्लिश हुआ था। इसमें साल के 12 महीनों के हिसाब से 12 एक्लॉग शॉर्ट पेस्टोरल पोएम्स थे, जिसने एलिजाबेथ पोएटिक रेनेसा की शुरुआत की थी। फिर 1590 में आई उनकी सबसे फेमस और हिस्टोरिकल एलिगरी द फेरी क्वीन। उनका प्लान था 12 मॉरल वर्च्यूज पर 12 बुक लिखने का, पर वो सिर्फ 6 ही बुक लिख पाए। इसके अलावा उन्होंने कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, जो कि 1595 में पब्लिश हुई थी, और कई शॉर्ट पोएम्स भी लिखी। स्पेंसर का स्टाइल और वर्सिफिकेशन इतना परफेक्ट और वर्सेटाइल था कि आगे आने वाले सभी पोएट्स उन्हें कॉपी करना चाहते थे। इस वजह से फेमस एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब ने उन्हें बिल्कुल सही टाइटल दिया है, द पोएट्स पोएट। और इसके साथ हमारा ये आज का डिटेल्ड सेशन स्पेंसर और उनके टाइम के बारे में यहाँ कंप्लीट होता है। हमने मिडल एजेस के ट्रांजिशन से लेकर रेनेसा और स्पेंसर के महान वर्क्स सब कुछ थॉरली कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो डिटेल लगा होगा और अब आपको स्पेंसर से लेकर कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स बच गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।